हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हमारा होने वाला है प्रोजेक्ट मेथड। हिंदी में हम इसको कहते हैं परियोजना विधि, कह सकते हैं योजना विधि, या हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट विधि। मतलब कई सारे नाम होते हैं हिंदी में, बट हम इंग्लिश में लेके चलते हैं प्रोजेक्ट मेथड। तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा क्योंकि हिंदी में एक चीज के कई मीन्स होते हैं, मैंने कई बार बोला है। तो आप लोग याद रखेंगे इंग्लिश में प्रोजेक्ट मेथड, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि अगर एग्जाम में लिख के आ भी जाता है तो आप इंग्लिश वाले पोर्शन में देख लीजिएगा क्योंकि बाइलिंगुअल पेपर होगा। तो वहां पे अगर हम बात करें कि हमें ये विधि क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों मेथड पढ़ने चाहिए, तो जितने भी हमारे पेडागोजी के सब्जेक्ट होते हैं उसमें हमें मेथड और टेक्निक्स को पढ़ना जरूरी है, जिससे कि हम बच्चों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें और जो उनकी किताबी ज्ञान का जो भी किताबों से उन्हें ज्ञान हम देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम वास्तविक ज्ञान से यानी रियल लाइफ से ऐड कर सके, जोड़ सकें। इसीलिए जो जॉन डीवी थे वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं थे एजुकेशन सिस्टम से, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, यथार्थ होनी चाहिए, उनके वास्तविक जीवन से जोड़ी जानी चाहिए। मतलब उनको ऐसे एक्सपीरियंस दिए जाने चाहिए, ऐसे अनुभव दिए जाने चाहिए कि बच्चा केवल किताबों तक ही सीमित ना रह जाए। ऐसी एक्टिविटी करवाई जानी चाहिए, कह सकते हैं मंथली, या हम कह सकते हैं पूरे सत्र में, या जैसे हम लोगों को असाइनमेंट्स मिलते हैं या कोई अदर एक्टिविटी करवाई जाती है। आपने बीएड में भी ये चीज फील की होगी, जो असाइनमेंट्स मिलते हैं उसमें भी क्या है, बच्चे के खाली समय का भी यूज हो रहा है और जो उसने पढ़ा है वो भी रिवाइज कर पा रहा है। और भी कई सारी एक्टिविटीज हैं, तो उसके टाइप भी पढ़ेंगे। जो हमारी परियोजना विधि है उसके कई सारी गुण दोष उन सभी को समझेंगे। तो फटाफट से आइए। परियोजना विधि में क्या होता है, बच्चे को डेली लाइफ से रिलेटेड क्या दिए जाते हैं, प्रॉब्लम दी जाती है। मतलब बच्चों को हम कह सकते हैं कि एक तरीके से व्यावसायिक शिक्षा भी दे रहे हैं इसके माध्यम से, ठीक है। उसके बाद हम उसको रियल लाइफ से जोड़ रहे हैं। जब वो सोसाइटी में, समाज के साथ में रह के कोई काम कर रहा है, जैसे प्रोजेक्ट वर्क दिया जा रहा है तो वो इंडिविजुअली भी दिया जाता है, मतलब इंडिविजुअल रह के भी बच्चा असाइनमेंट कंप्लीट कर सकता है। और कुछ प्रोजेक्ट का मतलब है कुछ काम दिए जा रहे हैं बच्चे को एक साथ में, क्लासरूम में ग्रुप्स वाइज भी दिए जा सकते हैं और व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल तरीके से भी दिए जा सकते हैं। तो जब बच्चा समूह में सीख रहा है, समाज के साथ में सीख रहा है, तो उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है। तो जॉन डीवी जो थे वो बहुत ज्यादा इस पक्ष में थे और साथ में इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था किलपैट्रिक, जिन्होंने क्या किया, शिक्षा में इसको इंट्रोड्यूस किया। और इन्हीं की वजह से जो किलपैट्रिक थे, जो कि जॉन डीवी के शिष्य थे, इन्होंने ही क्या किया, शिक्षा में योजना विधि का क्या किया, प्रचार प्रसार किया, यानी जो प्रोजेक्ट मेथड है उसका। तो अभी अगर हम समझें इसमें क्या होता है, इस विधि में एक हम पूरा जिस्ट ले, उसके बाद हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। टीचर होता है जो कि क्लासरूम में बच्चों को क्या करता है, समूह में डिवाइड करता है और फिर उन बच्चों के सामने कुछ प्रॉब्लम्स रखता है। प्रॉब्लम कैसी हो सकती है, प्रॉब्लम कई तरीके की हो सकती हैं। तो प्रॉब्लम में क्या होगा, आप बच्चे को इंडिविजुअली भी दे सकते हैं। कुछ देखिए, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे प्रोजेक्ट जो मेथड है वो 2 तरीके का है एक्चुअली में, लेकिन किलपैट्रिक के अकॉर्डिंग 4 तरीके का है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो सिंपल वे में हम समझते हैं 2 तरीके का, एक तो व्यक्तिगत है और एक तो हमारा सामूहिक है। तो अगर हम इस बेसिस पे देखें तो टीचर क्या करेगा, क्लासरूम में ग्रुप्स वाइज क्या करेगा, बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स देगा। जैसे उसने क्या कहा कि बच्चों से उसने कोई 3 टॉपिक बताए जागरूकता के ऊपर, कि बच्चों से कहा कि बच्चों आपको क्या करना है, इन तीनों टॉपिक में से क्या करना है, किसी पे भी लोगों को जागरूक करना है। तो बच्चों ने क्या किया, अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग क्या किया, स्वतंत्रता से सिलेक्शन कर लिया। क्या किया कि एक बच्चे ने सिलेक्ट किया जनसंख्या वृद्धि, एक ने क्या किया पर्यावरण, एक ने क्या किया पॉलिथीन की रोकथाम के ऊपर क्या किया, अवेयरनेस दिखानी है। तो हमें क्या किया, बच्चों ने, हमने उनको यानी टीचर ने उनको क्या किया है, एक समस्या दी है। तो बच्चों ने अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लिया है, यानी बच्चों को स्वतंत्रता दी जा रही है उन्हें सिलेक्ट करने की किसी भी टॉपिक को, ठीक है। मतलब कई सारी समस्या शिक्षक द्वारा दी जाएंगी और बच्चा अपने पास से किसी एक समस्या को सिलेक्ट कर लेगा और उस पर वर्क करेगा, उससे संबंधित तथ्यों को जोड़ेगा, सूचनाओं को जोड़ेगा, कई सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, इधर उधर लोगों को अवेयर करेगा, जागरूक करेगा। और जब वो ये काम कर रहा होगा तो वो सोसाइटी के संपर्क में होगा, समाज के संपर्क में होगा, और जो भी उसे प्रोजेक्ट के काम दिए जाएंगे वो समाज या सोसाइटी या सामाजिक पर्यावरण में रह के ही करेगा, मतलब लोगों के साथ में ही करेगा, जिससे कि क्या होगा, उसमें सहयोग की भावना आएगी, सामाजिकता की भावना आएगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो भी बुक्स का ज्ञान उसे दिया जा रहा है, जो भी किताबी ज्ञान दिया जा रहा है, उसकी रियल लाइफ से, यानी उसका जो ज्ञान है वो रियलिस्टिक हो सके, वो एक्चुअली में समझ सके कि हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इशू है उनको कैसे दूर करना है। और ये तभी हो सकता है जब बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाएंगे। तो ये जो जॉन
जॉन डीवी थे, उनकी ये जो मेथड है, ये जो विधि है, वो इस बेस पे वर्क करती है कि हम बच्चे को प्रैक्टिकली कैसे सिखा सकते हैं, जब बच्चे की सेंसेस क्या होंगी, एक्टिव होंगी, यानी लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना, जहां पे बच्चा खुद से इनिशिएट कर रहा है, खुद से वर्क कर रहा है, तो वो विधि क्या है, मतलब परफेक्ट है, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड है, क्योंकि बच्चा केंद्र में है, वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से एक्टिव है, सक्रिय है। तो टीचर क्या कर रहा है, क्लासरूम में क्या कर रहा है, ग्रुप्स डिवाइड कर रहा है छोटे छोटे, फिर प्रॉब्लम्स को दे रहा है, और बच्चे क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक अपने अकॉर्डिंग किसी भी एक टॉपिक को चुन रहे हैं, उसके बाद में उस पर वर्क कर रहे हैं, और वर्क करने के बाद में इवैल्यूएशन कर रहे हैं खुद से कि ये सही है, गलत है, कहाँ पे जो टीचर्स हैं वो भी बच्चे को असेस कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं। बाद में क्या हो रहा है, वो जो हमें टॉपिक दिया गया है, जब हमने लोगों को जागरूक कर लिया है, या हम कह सकते हैं हमने पूरी जो इंफॉर्मेशन है, जो फैक्ट है, वो हमने कलेक्ट कर लिए हैं, मतलब जो बच्चे हैं उन्होंने कलेक्ट कर लिए हैं, बाद में क्या करना होता है, बच्चों को उसका लेखा जोखा भी देना होता है। जैसे हम असाइनमेंट्स में देखते हैं कि हमने क्या दिया, हमें एक टॉपिक दिया गया, तो उससे रिलेटेड हमें पिक्स लगानी पड़ती हैं, है ना, तो वहां पे बच्चा क्या है, एक्टिव है, बच्चे ने अगर कहीं पे भी अवेयरनेस दिखाई है, तो वो क्या कर रहा है, वहां पे पूरा हमें लेखा जोखा देगा, और उस लेखे जोखे का इवैल्यूएशन कौन करेगा, एक शिक्षक करेगा, और यहाँ पे भी शिक्षक का काम सिर्फ सुगमकर्ता का है, निर्देशनकर्ता का है, यानी वो सिर्फ गाइड करेगा, वहां पे क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा, सिर्फ एक तरीके से हेल्पर का काम करेगा, बच्चे के मार्ग में बाधा नहीं उत्पन्न करनी है। और ये विधि बेस्ट विधि है, क्यों, क्योंकि जॉन डेवी हमेशा करके सीखने की बात करते हैं, और ये प्रयोजनवादियों के अकॉर्डिंग था, मतलब ये भी प्रयोजनवाद को समर्थन देते हैं। हमने कई सारे जो इज्म थे वो पढ़े थे, वाद पढ़े थे, जिसमें हम देख रहे थे कि आइडियलिज्म था, जो और हम कह सकते हैं नेचुरलिज्म था, कई सारे ऐसे थे जहां पे हमने बहुत सारे देखे थे, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन ये जो प्रयोजनवाद था वो बहुत ज्यादा हद तक जो है बच्चे को रियल लाइफ से जोड़ने की बात करता है, और सबसे अच्छा माना भी जाता है जो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसमें। तो बेसिकली आपको ये चीज समझ आई होंगी कि हमारी प्रोजेक्ट विधि क्या है, यानी जो हमारी योजना विधि है उसका मेन पर्पस ये है कि हम बच्चे को समाज से कैसे जोड़ें, बच्चे के किताबी ज्ञान को वास्तविक ज्ञान से कैसे जोड़ें। तो ये सारी चीजें किसने कही, मतलब उसे जो है वो वास्तविकता का अनुभव होना चाहिए, वो खाली किताबों में हेडिंग या फिर हम कह सकते हैं परिभाषाओं को ना रट ले, इवन वो जो लिखा है उसका मतलब भी समझे, और उसका मतलब वो तब समझेगा जब वो खुद से एक्सपीरियंस गेन करेगा, अनुभव करेगा, है ना, खुद से क्रिया करेगा, खुद से स्वतंत्र होगा, और कह सकते हैं तब उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होगी, अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक। और हम कह सकते हैं देखिए जॉन डीवी ने कहीं ना कहीं इस विधि की खोज की, बट ज्यादातर शिक्षा में जो प्रचार प्रसार था उसका काम किलपैट्रिक नहीं किया था। तो हम एक फटाफट से दोबारा से देख लेते हैं ताकि आपको लिखने में कोई समस्या। निवेदन है कि आप लोग इंग्लिश वाले पोर्शन को प्लीज देख लिया करिए, क्योंकि हिंदी में एक चीज के कई नाम हो सकते हैं, ठीक है। वैसे हम जो परियोजना विधि है और जो प्रोजेक्ट विधि है उसको अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, पर जो परियोजना विधि है और जो प्रोजेक्ट विधि है उसमें बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, इसलिए हम इसको साथ में पढ़ते हैं, और ज्यादातर सिमिलैरिटी होती है जो हमारी परियोजना विधि है, ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हैं, प्रयोजना, परियोजना, योजना विधि, प्रोजेक्ट विधि, और इंग्लिश में हम इसको प्रोजेक्ट मेथड ही कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारी प्रोजेक्ट विधि है वो किस पे वर्क करती है, प्रयोजनवाद विचारधारा से संबंधित है, या हम कह सकते हैं इसकी उत्पत्ति हुई है, ये पूरी किस पे बेस्ड है, प्रैग्मेटिज्म पे बेस्ड है। यहाँ पे जो बच्चे को रियल लाइफ से जोड़ना या उसको एक्टिविटी करके बताना, दोनों चीजों पे वर्क करता है, कि मतलब बच्चे को हम कह सकते हैं व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाए, व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाए। प्रैग्मेटिज्म इसमें इस पे वर्क करता है कि बच्चे को हम दोनों तरीके की शिक्षा दे सके, कि व्यवहारिक भी और व्यावसायिक भी, मतलब उसको आगे लाइफ में या फिर जो जीवन का जो संघर्ष है उसमें कैसे खुद को एडजस्ट करना है, कैसे हम कह सकते हैं सिचुएशन को हैंडल करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है खुद से, इस पे वर्क करती है जो हमारी योजना विधि है। और सिम्पसन है वो कहते हैं कि सबसे पहले इस विधि का यूज व्यावसायिक क्षेत्र में सबसे पहले किया गया था, ठीक है। तो इस विधि का हम इस्तेमाल सबसे पहले किसमें किया, हमने व्यावसायिक क्षेत्र में किया। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसका अभी हम देख ही चुके थे कि कोलंबिया विश्वविद्यालय के जॉन डीवी ने इसका शुरुआत की, हम कह सकते हैं इसका निर्माण किया इस विधि का, और जो किलपैट्रिक थे उन्होंने पूरा सपोर्ट किया और शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार किया। इतना भी हम देख चुके थे। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे डेली लाइफ से रिलेटेड प्रोजेक्ट या प्रॉब्लम बच्चों को दी जाएंगी, जैसे कि हम कह सकते हैं पोस्टर मेकिंग, बच्चों को हमने समूहों में पोस्टर बनाने के लिए कह दिया, किसी भी चीज पे हो सकता है। जैसे हम कोविड बीमारी अभी आई थी तो कोविड
टॉपिक से रिलेटेड हमने क्या किया, चार्ट पेपर बनाने के लिए दिए, तो बच्चे में वो मेंटली भी क्या है, एक्टिव है, वो अपने पास से कुछ क्या कर रहे हैं, क्रिएटिविटी लगा रहे हैं। अभी हम इसके सिद्धांत भी देखेंगे कि किस सिद्धांत पे बेस्ड है जो हमारी योजना विधि है। फिर पोएट्री हो सकती है कि बच्चा अपने पास से कुछ पोएट्री लिख रहा है। पोएट्री राइटिंग में क्या होगा, बच्चा कुछ भी लिख सकता है, क्रिएटिव कुछ भी हो सकता है वो। यहाँ पे क्या है, हम अवेयर किसी को भी क्या करेंगे, अवेयर करेंगे, किसी भी टॉपिक पे लोगों को अवेयर कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड क्या होगा, वो खुद जागरूक होंगे और लोगों को भी जागरूक कर सकेंगे। तो ये हमारा क्या है, तीसरा। ऐसे ही क्या है, कई सारे प्रोजेक्ट बच्चों को दिए जाते हैं। प्रोजेक्ट से आप कंफ्यूज मत होइए, बच्चों को ऐसे कार्य दिए जाते हैं जो कि उनकी रियल लाइफ से जुड़े हुए होते हैं और वो सामूहिक रूप से कुछ काम करते हैं और कुछ इंडिविजुअली भी काम करते हैं। और ये जो विधि है वो क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे भी काम करती है, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताओं पे। बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, अपनी अभिरुचि के अकॉर्डिंग क्या करता है, जो है अपने प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करता है और शिक्षक क्या करता है, 2-3 टॉपिक या 2-3 समस्या या ऐसी कुछ प्रॉब्लम देता है, वो भी 2-3 देता है, ताकि बच्चे अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकें, सिलेक्शन कर सकें और उस पर चिंतन मनन कर सकें। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। और मेन पर्पस इस मेथड का सिर्फ यही है कि बच्चे को हमें किताबी ज्ञान से वास्तविक ज्ञान तक लेके जाना है कि समाज की या वो जो जिस सोसाइटी में रहता है या वो जिस संसार में रहता है उसकी असल दिक्कतें क्या है। भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार क्यों है, वो खाली किताबों में ही ना पढ़ के रह जाए। या लोगों को पॉलिटी से बहुत डर लगता है, जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है उससे बहुत ज्यादा डर लगता है, तो बच्चा केवल किताबों में ही ना पढ़े, अकबर बीरबल को जो भी है उनको केवल कहानियों में ही ना पढ़ ले, बल्कि उन्हें रियल लाइफ में भी समझे कि उनकी जो वैल्यू है वो उसकी रियल लाइफ में भी ऐड होनी चाहिए कि अगर हमें ये पढ़ाया जा रहा है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसका क्या पर्पस है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ आई होंगी। तो आइए अब हम लोग फटाफट से देखते हैं कि योजना विधि की परिभाषाएं क्या हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट मेथड है उसकी डेफिनेशंस क्या है। मैंने हमेशा से ही कहा है कि अगर आप लोग बीएड में कॉपी लिखने गए हैं और अगर आप लोगों को नाम नहीं भी याद रहते हैं तो भी आप क्या करेंगे, अगर डेफिनेशन भी नहीं याद रहती है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लिख दीजिए जो साइकोलॉजिस्ट हो और अपने पास से डेफिनेशन लिखिए, बट लिखिए जरूर, क्योंकि डेफिनेशन लिखने से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कॉपी पे। तो आपको क्या करना है, कॉपी को इस तरीके से प्रेजेंट करना है, क्या लिखा है वो मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन कैसे लिखा है वो बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अच्छे से सजाना है कॉपी को। राइटिंग पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जिन लोगों की राइटिंग अच्छी नहीं होती है बीएड में, वो लोग क्या करते हैं, उन तो लगभग अच्छे नंबर वो नहीं ला पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें योजना विधि को बताना है, देन उसके बाद उसकी डेफिनेशन को बताना है, उसकी क्या यूज है, जो भी सब्जेक्ट होगा आपका पेडागोजी का तो आप उसको बताएंगे, क्योंकि हमने समझ तो ली है कि योजना विधि क्या है, तो हमें ये भी इंट्रोड्यूस या फिर ये बताने में हमें कहीं समस्या नहीं होगी कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसमें इसका यूज कहाँ पे करें, है ना। तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपने आप एक हेडिंग बना के लिख सकते हैं कि योजना विधि का क्या यूज है सामाजिक विज्ञान में, हिंदी में या अदर पेडागोजी के सब्जेक्ट्स में। तो आइए हम फटाफट से देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, योजना विधि को समझाने के बाद आप डेफिनेशन देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रकार बताएंगे, योजना विधि के प्रकारों को आप बताएंगे। फिर आप उसके बाद क्या करेंगे, चरण बताएंगे, जो स्टेप्स हैं कि कैसे कैसे योजना विधि वर्क करती है, उसके गुण बताएंगे, उसके दोष बताएंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे और उसके सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स भी आप बताएंगे। तो कुल मिला के अगर कोई छोटी सी भी चीज आपसे पूछी जाती है तो ना केवल आप उसी को पकड़ के बैठ जाएंगे, बल्कि जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि किंडरगार्टन पद्धति क्या है, तो आप पूरा डिटेल में बताएंगे कि किसके द्वारा दी गई है, इसके गुण क्या है, दोष क्या है और शिक्षा में इसका यूज क्या है, कब आई, कैसे आई। तो कुल मिला के आपको पूरा डिटेल में बताना है। चाहे वो शॉर्ट में पूछा गया हो तो शॉर्ट में भी आप क्या करेंगे, जैसे हम 2.5 पेजेस का या 3 पेजेस का शॉर्ट लिखते हैं तो क्या है, आपको उसी में एक्सप्लेन करना है। ऐसा मत करिएगा कि आप 1.5 पेज में या 2 पन्ने में आप समेट दें। आपको क्या करना है कि पूरा डिटेल में बताना है किसी भी टॉपिक को। लॉन्ग में तो आप बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, हर एक टॉपिक को डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, कैसे लिखा है वो मैटर बहुत ज्यादा करता है कि आपकी राइटिंग कैसी है और आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपने कौन से पेन यूज किए हैं, मतलब कैसा। ऐसा नहीं है जैसे ना कुछ बच्चे होते हैं कि हाशिया खींच लेते हैं, जब यूनिवर्सिटी हाशिया खींच के दे रही है साइड में तो आपको अदर कोई लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, उसका भी इफेक्ट गलत पड़ता है। जब लोग क्या करते हैं, साइड में एक बड़ा सा हाशिया खींच देते हैं तो पहले ही एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इस बच्चे को नहीं आता है, क्योंकि आप कॉपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कॉपी को भरने की कोशिश करिए और जितना
जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कॉपी को भरिए, है ना। जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपके नंबर इंक्रीज होंगे। तो आइए अब हम लोग फटाफट से देर नहीं करते हैं, डेफिनेशंस को देखते हैं और जरूर लिख के आइएगा डेफिनेशन, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे किलपैट्रिक की बात करें तो जो योजना विधि है, मैंने कहा कि शिक्षा में इसका प्रचार प्रसार या हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है किलपैट्रिक ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण युक्त क्रिया है जो पूर्ण सहलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में की जाए। यानी जहां पे बच्चा एक्टिव है, जहां पे सोसाइटी के संपर्क में है, वास्तविक जीवन की क्रियाओं को सीख रहा है, वहां पे क्या है, मतलब कुल मिला के वो एक तरीके से सोशली इंटरेक्शन कर, जैसे समाज का छोटा रूप माना जा रहा है विद्यालय को, तो हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि बच्चे का विकास उस तरीके से हो। इसीलिए ये जो हमारे जॉन डीवी हैं, जो किलपैट्रिक है, वो इस बात को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि बच्चे को हमेशा ऐसी चीजें बताई जानी चाहिए, कक्षा में, विद्यालय में ऐसी चीजों से जोड़ा जाना चाहिए जो समाज के हित में हो और उसे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या कर सके, निकाल सके खुद से। तो कुल मिला के क्या है, बच्चे की इन्वायरमेंट के साथ, समाज के साथ पूर्ण सहभागिता है, पूर्ण सहलग्नता है, ठीक है। इस वाली इनकी जो हमारी डेफिनेशन है किलपैट्रिक के अकॉर्डिंग। फिर आते हैं बेलार्ड, आते हैं, ये कहते हैं प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश है जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है। यानी हमारी रियल लाइफ से कनेक्ट है क्या जो हमारा प्रोजेक्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि हमारी जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी हमारी जीवन से संबंधित हैं, जो हमारी वास्तविक जीवन हमारा चल रहा है, जो हमारी डेली लाइफ चल रही है, उसी से संबंधित क्या है, हमें कुछ क्रियाएं करवाई जाएंगी, कुछ एक्टिविटीज करवाई जाएंगी जिससे कि हमें उनका अच्छे से ज्ञान हो सके। और जब हम पहले से उससे इंट्रोड्यूस होंगे, जैसे कि अगर हमें आपदा से संबंधित कोई टॉपिक बताया गया है, हमने देखी है लोगों की हालत कि भूकंप आने के बाद में या फिर बाढ़ आने के बाद में क्या होता है, लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, या फिर उनकी हेल्प कैसी की जानी चाहिए, या फिर हम ग्रुप में कैसे वर्क करके लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि अगर आपदा आने वाली है तो हमें कैसे, कहां, कब रहना है, मतलब ये सारी चीजें, क्या उसके कॉजेज हैं, क्या उसके बेनिफिट है, ये सारी चीजें बच्चा क्या कर सकेगा, बता सकेगा, लोगों को जागरूक कर सकेगा और खुद से भी जागरूक हो सकेगा क्योंकि वो महसूस कर पा रहा है, जहां पे उसके इमोशन जुड़े होंगे। तो क्या है, विद्यालय में संपादित की जा रही है क्या, वास्तविक जीवन से संबंधित जो भी हमारी समस्याएं हैं, एक तरीके से हमारा अंश है, क्योंकि विद्यालय समाज है, समाज का छोटा रूप है, तो वहां पे कुछ ऐसी एक्टिविटी करवाई जा रही है जो बच्चे की रियल लाइफ से संबंधित है, ठीक है। ये किसने कहा है, बेलार्ड ने कहा है। अब पारकर कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट कार्य एक ऐसी इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। यानी जो भी कार्य दिया जा रहा है, जो भी प्रोजेक्ट बच्चे को दिया जा रहा है, बच्चे स्वयं से कर रहे हैं। जो टीचर्स हैं या जो भी हमारे शिक्षक हैं वो क्या कर रहे हैं, बच्चे को सिर्फ सुगमकर्ता का काम कर रहे हैं, उनकी सिर्फ हेल्प कर रहे हैं जहां पे बच्चों को जरूरत महसूस हो रही है। वरना बच्चा खुद से करके सीख रहा है, खुद से अपना चिंतन मनन कर रहा है, तब जाके वो चीजों को सीख रहा है, सोसाइटी में रहना सीख रहा है और वास्तविक जीवन को महसूस कर रहा है। वहां पे फिर आते हैं हमारे सीवी गुण आते हैं, तो वो कहते हैं कि योजना नियोजित होती है तथा इसकी पूर्ति का प्रयास शिक्षक शिक्षार्थियों के स्वाभाविक जीवन जैसी परिस्थितियों में किया जाता है। यानी दोनों मिलके क्या करते हैं, जो टीचर है, जो छात्र हैं, वो क्या करते हैं, जो रियल लाइफ है उससे रिलेटेड वर्क करते हैं, कार्य करते हैं और सीखते हैं। ना केवल विद्यार्थी या शिक्षार्थी सीखेगा बल्कि एक टीचर भी सीखता है एक छात्र के साथ साथ में। तो यहाँ पे क्या है, एक हम कह सकते हैं नियोजित है, यानी प्लानिंग करके बनाई गई जो भी कार्य दिया जा रहा है, जो भी प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, उसके पीछे प्लानिंग भी लगती है कि अगर समस्या दी गई है तो उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, उस पर वर्क करेंगे। सारी चीजें किसमें आ जाती है, हमारी जो हमारा प्रोजेक्ट मेथड है उसके अंदर। से कह रही हूँ कि आप लोग डेफिनेशन लिख के जरूर आया करिए, कम से कम नहीं तो 4, उससे ज्यादा भी आप लिख सकते हैं, जैसे 6 या 7 भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो योजना विधि के प्रकार की, यानी टाइप क्या होते हैं प्रोजेक्ट मेथड के, वैसे तो अगर हम कैजुअली देखें तो 2 प्रकार होते हैं, एक तो हमारे व्यक्तिगत होता है और दूसरा सामूहिक होता है। व्यक्ति रहे होंगे कि व्यक्तिगत क्या है, कोई एक इंसान अकेला कोई काम कर रहा है, सामूहिक का मतलब समूह में काम करना। जैसे टीचर द्वारा क्या किया जाएगा, कुछ काम दिए जाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, जैसे कि हम कह सकते हैं चार्ट बनाना हो सकता है, या हम कह सकते हैं कोई कुछ भी हो सकता है, जैसे कविता लिखना हो सकता है। तो जो लिखने वाले काम है, जो पोस्टर बनाने के वाले काम है, या लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर बनाने काम है, तो वो क्या है, हमारे व्यक्तिगत में आ जाएंगे, जहां पे बच्चा अकेले वर्क कर रहा है, या कोई टॉपिक दे दिया उस पर कुछ लिखना हो गया, कोई लेख लिखना है, तब भी बच्चा क्या कर रहा है, अकेले यानी इंडिविजुअली तरीके से क्या कर रहा है,
उस प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा है या उस असाइनमेंट को पूरा कर रहा है, जो भी दत्त कार्य दिए गए हैं उनको पूरा कर रहा है। लेकिन कहीं कहीं पे बच्चे को समूह की जरूरत होती है, केवल बच्चा अकेले ही नहीं कर सकता और समूह में बच्चा अच्छा सीखेगा। इसलिए योजना विधि में समूह को भी क्या किया गया है, प्रमोट किया गया है। समूह में क्या होगा, जैसे बच्चा, अभी मैंने एग्जांपल दिया था नाटक का, तो नाटक में बच्चा क्या होगा, हर एक बच्चा अपना अपना रोल प्ले कर रहा होगा, तो वहां पे भी सामाजिकता आएगी। डांस में भी ऐसा हो सकता है, और भी कई एक साथ रैली लेके जा रहे हैं तो वहां पे भी क्या है, एक समूह है। तो रैली में क्या है, हर बच्चा समझ रहा है, जान रहा है चीजों को, वो भी क्या है, एक प्रोजेक्ट है, एक कार्य दिया गया है जिसके द्वारा बच्चे में सामाजिकता उत्पन्न हो रही है और वो उनमें कई सारी चीजों का डेवलपमेंट हो रहा है। वो अपनी वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझ रहे हैं और सामाजिकता को भी समझ रहे हैं। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। यानी समूह में काम करेंगे तब वो सामूहिक प्रोजेक्ट मेथड कहलाएगा, योजना विधि कहलाएगी, और व्यक्तिगत जब बच्चा अकेला किसी काम को करेगा तो वो क्या कहलाएगा हमारा। ये कई सारे काम हो सकते हैं जहां पे बच्चा अकेले वर्क कर रहा है और ये विद्यालय में ही कंडक्ट करवाई जा रही है विद्यालय द्वारा। देखिए अभ्यास इनके अकॉर्डिंग 4 तरीके के थे किलपैट्री के अकॉर्डिंग जो हमारी योजना विधि है। जैसे सबसे पहला आता है हमारे अभ्यासात्मक, दूसरा हमारा आता है कलात्मक कार्य, तीसरा रचनात्मक कार्य, चौथा हमारा आता है समस्यात्मक कार्य, यानी बच्चों को इसी पे बेस्ड जो है वो प्रोजेक्ट कार्य दिए जाते हैं। अब जैसे अभ्यासात्मक कार्य जो भी लेखन संबंधी है, हम कह सकते हैं बच्चों को सत्र में जो भी लिखने संबंधी जो काम दिए जाते हैं, अभ्यास करवाए जाते हैं, जैसे असाइनमेंट ही हो गया कि बच्चों को क्या दिया गया, बच्चों की छुट्टी है तो बच्चों को उसका भी क्या है लाभ उठाना है। क्लासरूम में आपने किसी टॉपिक को पढ़ाया और उसी से रिलेटेड क्या दे दिया, असाइनमेंट दे दिए, तो बच्चों का क्या है वो टॉपिक पक्का हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है उसी पे, जैसे आपने पढ़ाया आईसीटी, तो आईसीटी को उठा के आपने कहा इसी के ऊपर आपको एक असाइनमेंट क्रिएट करना है, तो हर बच्चा अपने अपने जो उसे जैसा समझ आया होगा वो अपने अपने थॉट्स को असाइनमेंट में लिखेगा, व्यक्त करेगा, और जब वो लिखेगा अपने थॉट को अपने वे में लिखेगा तो उसकी जो विचारधारा है, जो उसका कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या है प्रकट हो पाएगा और आप उसको इवेल्युएट कर पाएंगे कि बच्चे को कितना अच्छा और कैसे समझ में आया है ना। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। दूसरा अगर बात करें तो कलात्मक कार्य होते हैं। आप कई तरीके के प्रोजेक्ट दे सकते हैं, जैसे जो हम कह सकते हैं नृत्य कला है, यानी नाच गाने से संबंधित, या हम कह सकते हैं कि अभिनय जो नाटक करवाए जाते हैं, कविता संगीत है, नाटक है। इससे क्या है बच्चे का जो कलात्मकता है, बच्चे में एक तरीके से कहते हैं बहुत सुगमता आती है ना, बहुत अच्छा सा बच्चे में ये चीजें भी डेवलप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पढ़ने में ही तेज है तो उसके पास ये चीजें नहीं हो, है ना कोई स्किल होनी चाहिए बच्चे के पास, तो क्या है यहाँ पे कलात्मकता का विकास होगा। तो विद्यालय में क्या है ऐसे भी प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, ऐसे भी कार्य दिए जाते हैं कि बच्चा क्या कर सके, कलात्मकता का विकास कर सके, क्योंकि सोसाइटी या समाज में ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। वहीं पे हम देखें रचनात्मकता का, हम बच्चों को कुछ ऐसे काम देंगे जिसमें बच्चे की क्रिएटिविटी का जो लेवल है, कुछ नया सृजित करने का, कुछ नया बनाने का, है ना, तो वो सारी चीजें क्या है बच्चों में डेवलप हो सके और बच्चों का जो मानसिक विकास है उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। कुल मिला के बच्चे में कुछ नया क्रिएट करने की क्षमता का विकास हो सके। हम कुछ जैसे कि हम कह सकते हैं कि मिट्टी के खिलौने बनाना एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसमें कि बच्चे की क्रिएटिविटी लगेगी और वहां पे क्या होगा, बच्चे की सृजनात्मकता का विकास होगा। अब हम समस्यात्मक कार्य भी दे सकते हैं, जैसे हम उन्हें बता सकते हैं, हम जो सोसाइटी या समाज की जो प्रॉब्लम है उनको फेस करने के लिए उनसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, उनसे अवगत करवा सकते हैं। और हम जैसे भ्रष्टाचार है या हम कह सकते हैं कोई आपदा आई हुई है तो हमें समूह में कैसे काम करना है, तो एक हमने उन्हें समस्या दी कि तुम क्या करोगे ऐसी स्थिति में अगर बाढ़ आ जाती है, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चे के सामने एक समस्या पैदा हुई तो वो अपने व्यू रखेगा और बताएगा कि अगर बाढ़ आ जाती है तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में वो क्या करता है ना। तो ये ऐसी आप क्या करेंगे, क्वेश्चन देंगे, हम कह सकते हैं ऐसी स्थिति क्रिएट करेंगे जिससे कि बच्चा क्या करेगा, समस्या को फेस करेगा और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा। और ऐसी कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, समाज से संबंधित हो सकती हैं, आर्थिक हो सकती हैं, राजनीतिक हो सकती है, कई सारी समस्याएं हो सकती हैं जो आप बच्चों को देंगे और बच्चे उस समस्या का समाधान करेंगे। और नहीं कर पाएंगे तो आप उन्हें फैसिलिटेट करेंगे एज अ टीचर होने के नाते। तो अब हम समझेंगे जो हमारी योजना विधि है उसके चरण क्या है। तो आइए अब हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि जो हमारी प्रोजेक्ट विधि है या प्रोजेक्ट मेथड है वो उसके जो चरण है, जो स्टेप्स हैं वो कैसे वर्क करती है। सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि टीचर क्या करेगा, बच्चों को कोई समस्या देगा, बच्चे अपने अकॉर्डिंग समस्या जो दी गई है, क्योंकि कई सारे टॉपिक टीचर द्वारा दिए जाएंगे, तो बच्चा क्या करेगा, अपने
अपने हिसाब से, अपनी रुचि, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्वतंत्रता पूर्वक क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेगा किसी भी समस्या को, उसके ऊपर प्लानिंग करेगा, है ना। प्लानिंग करने के बाद में क्या होगा, वो उस पर वर्क करेगा, उसको कंप्लीट करेगा, फिर इवेलुएट करेगा, उसके बाद में जो भी उसे समस्या दी गई है उसका एक लेख यानी लिखा हुआ रूप टीचर को बताएगा, दिखाएगा, और टीचर दोबारा से उस पर इवेल्युएशन करेगा, ये बताया था। तो इसी को मैंने क्या कर दिया है, फॉर्म में लिख दिया है। आप क्या करेंगे, जब अपनी कॉपी में लिखेंगे तो ऐसे ही नोट्स प्रिपेयर करेंगे और ऐसे ही लिख लेंगे। हो सकता है अगर आपको समझ ना आता हो तो छोटे छोटे पॉइंट्स आप अपने आप से क्रिएट कर सकते हैं कि परिस्थिति उत्पन्न करना का मतलब टीचर क्या करेगा, ऐसी कुछ सिचुएशन बच्चे के सामने रखेगा, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट बच्चों को देगा, ऐसे कुछ कार्य देगा, उसमें से क्या करेंगे बच्चे, क्या करेंगे, योजना का चयन करेंगे, यानी कई सारे टॉपिक में से एक टॉपिक का सिलेक्शन करेंगे कि उन्हें किस पे वर्क करना है। फिर क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, योजना पे नियोजन करेंगे, यानी जो भी उन्होंने सिलेक्शन किया है जिस भी टॉपिक का, उस पे क्या करेंगे बच्चे, प्लानिंग करेंगे। उसके बाद में उसको पूरा करने के लिए क्रियान्वयन करेंगे, कई सारी सूचनाओं को एकत्रित करेंगे, कई सारे फैक्ट इकट्ठे करेंगे, कई सारे फोटोज इकट्ठे करेंगे ना, और कई सारे लोगों को जागरूक करेंगे, उस पर काम करना कुल मिला के शुरू करेंगे। और उसके बाद में क्या होगा, जब वो पूरा काम हो जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड, तो क्या होगा, बच्चे इवैल्यूएशन करेंगे, खुद से भी इवैल्यूएशन करेंगे और टीचर्स भी इवैल्यूएशन करेंगे। और जहां पे बच्चों की कुछ मिस्टेक्स होंगी तो जो हमारे शिक्षक है वो क्या करेंगे, दिशा निर्देश करेंगे, ठीक है, मतलब एक गाइडेंस देंगे कि कहाँ पे सही है और कहाँ पे गलत है। और बाद में क्या होगा, योजना का लेख बच्चों को, टीचर्स को देना होगा, और जो भी टॉपिक बच्चे ने सिलेक्ट किया होगा उससे रिलेटेड बच्चों को एक लेख यानी लिख के कुछ टीचर्स को दिखाना होगा कि उन्होंने पूरे सत्र में, या हम कह सकते हैं एक मंथ में या वीक में कितना काम किया है और किस चीज पे वर्क किया है और उन्होंने क्या क्या किया ना। नहीं, एक रिपोर्ट टाइप की टीचर को देनी होती है कि हमने ऐसे कौन सा काम कंडक्ट किया, ठीक है। तो उस बेस पे भी क्या करता है टीचर, बच्चों को इवेल्युएट करता है। तो इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी, हेडिंग्स मैंने लिख दी है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर अब हम बात करें तो यहाँ पे सिद्धांत की बात आती है कि जो हमारी योजना विधि है उसके सिद्धांत क्या है। देखिए, जो विधि है वो वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करती है, यानी बच्चों को जो अनुभव करवाए जाते हैं, जो भी काम करवाए जाते हैं वो उनकी रियल लाइफ से रिलेटेड है ना भाई। जो भी प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, चाहे वो हम कह सकते हैं मिट्टी का काम अगर उनसे करवाया जा रहा है, कोई चार्ट पेपर भी बनवाया जा रहा है, या हम कह सकते हैं वृक्षारोपण करवाया जा रहा है, या नाटक करवाए जा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा करवाया जा रहा है, जो असाइनमेंट भी दिए जा रहे हैं वो उनकी रियल लाइफ से संबंधित है और उन्हें करके सीखने का मौका दिया जा रहा है, तो जो उन्हें वास्तविकता का अनुभव करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वास्तविकता के सिद्धांत पे काम करती है, ये जो मेथड है, ये जो विधि है। सिद्धांत की अगर हम बात करें तो अगर बच्चे को जहां पे अनुभव मिलते हैं, जहां पे एक्सपीरियंस मिलता है, वहां पे बच्चा अपना ज्ञान स्थायी कर पाता है, ज्यादा दिन तक अपने अंदर कंजर्व कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम कह सकते हैं किसी बच्चे को कोई प्रैक्टिकली वर्क करवाया गया, जैसे हम बच्चे को घुमाने लेके गए ताजमहल, तो वो कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा कि ताजमहल कैसा दिखता है। हमने केवल अगर किताबों में पढ़ा दिया तो शायद वो कल को भूल जाए कि ये किसने बनवाया है, कैसा दिखता है। लेकिन अगर हम उसको सामने ले जाके कुछ डिटेल में बताएंगे या कहेंगे कि ये किस चीज से बना है, किस धातु से बना है, या हम कह सकते हैं किस पत्थर से बना हुआ है, कोई भी मंदिर, कोई भी ताजमहल का उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसको बताएंगे कि ये अमृतसर का टेंपल है, ये सोने से बना हुआ है, तो उसको दिखा के अगर बताएंगे, वहां की वाइब फील करवाएंगे, तो क्या होगा, बच्चा अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। यानी जो भी सेंसेस है उसकी सारी वर्क कर रही है, वहां पे उसे एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो खुद से करके सीख रहा है। तो यानी ये जो हमारी योजना विधि है वो इसलिए भी अच्छी है क्योंकि बच्चा एक्टिव है, क्रिया कर रहा है ना। तो इसीलिए ये अनुभव के सिद्धांत पर आधारित है, बच्चे को अनुभव मिल रहे हैं, एक्सपीरियंस मिल रहा है और बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने ज्ञान को स्थायी कर पा रहे हैं, रख पा रहे हैं अपने भीतर। स्वतंत्रता के सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पे बच्चे को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की आजादी होती है, क्योंकि किसी भी टॉपिक का, किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी जो भी टीचर द्वारा दिए जा रहे हैं उसमें से बच्चा क्या करता है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेता है। और जब उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें होती है तो बच्चा अच्छे से सीखता है, उत्साह से सीखता है ना। तो इसीलिए वहां पे स्वतंत्रता का सिद्धांत भी काम करता है योजना विधि में। क्रियाशीलता के सिद्धांत की बात करें तो क्रियाशीलता का मतलब बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन, बच्चा सक्रिय है। जहां पे बच्चा करके सीख रहा है, बच्चा सक्रिय है, यानी मेंटली, फिजिकली दोनों तरीके से बच्चा क्या है, पूर्ण रूप से संलग्न है, इन्वायरमेंट के साथ में लगा पड़ा है, किसी भी प्रोजेक्ट को करने में लगा पड़ा है। तो क्या है, वहां पे उसका मानसिक विकास भी उचित ढंग से हो रहा है और शारीरिक सामाजिक विकास भी अच्छे ढंग से हो रहा है, क्योंकि क्या है, क्रियाशील है, वहां पे एक्टिव है बच्चा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्रियाशीलता का सिद्धांत भी फॉलो होता है हमारी योजना विधि में। फिर अगर हम बात करें उद्देश्य का सिद्धांत, यहाँ पे कोई ना कोई बच्चे के पास गोल होता है और जब गोल हमारा सेट होता है तो वो अपने रास्ते से, पथ से भटकते नहीं है, तो वो क्या करता है,
है उसी गोल पे, उसी वे पे दौड़ता है और उस गोल को अचीव करता है। फिर छोटे छोटे अचीवमेंट लेने के बाद में वो क्या करता है, अपनी लाइफ को समझ पाता है, यानी उद्देश्य पूर्वक क्या कर सकता है, या कह सकते हैं क्रिया करता है ना। उद्देश्य को लेके किसी भी एक गोल को दे दिया गया टीचर द्वारा, टीचर ने कहा तुम्हें ये टॉपिक क्लियर करना है या फिर ये प्रोजेक्ट बनाना है, इस पे वर्क करना है, तो बच्चा क्या है, भटक नहीं रहा है, वो कॉन्सेंट्रेट करके क्या कर रहा है, अपना काम ईमानदारी से कर रहा है और चीजों को सीख रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, डिस्कवर कर रहा है। उपयोगिता के सिद्धांत की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इस विधि का क्या इंपॉर्टेंस है, हम कह सकते हैं क्या रोल है, क्या महत्व है। तो उपयोगिता की बात करें तो बच्चे में सहयोग की भावना आ रही है, सामाजिकता की भावना आ रही है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चे को अपनी लाइफ को समझने का मौका मिल रहा है, वो जीवन को समझ रहा है, उसे व्यवहारिक ज्ञान दिया जा रहा है, उसे वास्तविक ज्ञान दिया जा रहा है, जिससे कि क्या है, बच्चा अच्छे से होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पा रहा है इस विधि के द्वारा। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। तो आइए अब हम लोग फटाफट से डिस्कस करते हैं कि योजना विधि के गुण क्या है, दोष क्या है, उसकी विषय देखते हैं। जो योजना विधि है उसके गुण और दोष क्या है। सबसे पहले अगर हम गुण की बात करें तो गुण क्या है, ये एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे काम करती है, मतलब बच्चे की जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ये जो मेथड है, ये जो विधि है वो काम करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो ये चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित शिक्षा है, इसीलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का मतलब ये है जो हमारी साइकोलॉजी है या एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है वो ये कहती है, जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है वो कहता है कि बच्चे को सेंटर में रखो, तो ये एज इट इज उसी पे वर्क करती है, ये बच्चे को सेंटर में रखती है, बच्चे की क्रिया पे वर्क करती है, बच्चा सक्रिय रहता है, तो इसीलिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित विधि है। करके सीखेंगे, अभी हमने देखा था जॉन डेवी का मेन मोटिव यही है कि बच्चा करके सीखे, उसको रियलिस्टिक जो नॉलेज है वो मिलनी चाहिए, केवल किताबी ज्ञान को वो कभी भी एक तरीके से सपोर्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए और साथ में व्यवसायिक ज्ञान भी दिया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चा अपनी लाइफ में कुछ कर सके, सीख सके, जान सके। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखें तो विद्यार्थियों में वैज्ञानिक गुणों का विकास होता है, यानी कुछ एक्सपेरिमेंट करने की क्षमता विकसित होगी उनके अंदर। जब वो करके सीख रहे हैं तो नई नई खोजें करने का उनके अंदर वो चीज जिज्ञासा है पैदा होगी। ठीक है, जैसे वैज्ञानिक लोग होते हैं ना कि हर चीज में उन्हें देखना होता है तोड़ के मरोड़ के, तो बच्चों में ये चीज डेवलप हो जाएगी कि वो किसी भी चीज के प्रति क्या करेंगे, जिज्ञासा प्रकट करेंगे और उन्हें हर चीज में एक नई चीज खोजना होगा, इस चीज का डेवलपमेंट होगा बच्चे में। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी ये जो विधि है वो ध्यान रखती है, हर बच्चे को उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग, उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग और उसकी रुचि के अकॉर्डिंग क्या प्रोवाइड करवाए जाते हैं, प्रोजेक्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं और उस हिसाब से उसका डेवलपमेंट भी होता है। अब देखिए कह रहे सामाजिक गुणों का विकास, व्यक्तिगत जो उसका विकास है वो भी होता है, जब साथ में समूह में बच्चा सीखता है तो सामाजिकता का विकास उसका एक्चुअली होता है और साथ में व्यक्तित्व का उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो एटीट्यूड, एप्टीट्यूड किसी की भी बात करें तो बच्चा क्या है, होलिस्टिक डेवलप हो रहा है हर तरीके से, चाहे वो मानसिक स्तर पे हो, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, बच्चा क्या है एक तरीके से डेवलप हो रहा है, उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो रहा है, उसकी जो पर्सनालिटी है वो ग्रूम कर रही है। उसके बाद अगर हम बात करें आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और वो जो प्रयोग करने की जो क्षमता है वो भी डेवलप होती है, यानी वो एक तरीके से उसके अंदर आत्मविश्वास आ रहा है कि वो भी किसी चीज को कर सकता है ना, कोई भी काम हो सकता है जब वो खुद से कर रहा है। हम पहले किसी काम को करने के लिए डरते रहते हैं, बट अगर हम उस काम को एक बार कर लेते हैं फिर हमें वो काम हलवा लगने लगता है एक तरीके से। तो यहाँ पे भी क्या है, बच्चा क्या है, जब बच्चा एक बार उस काम को कर रहा है तो वो किसी भी काम को करने के लिए उसके अंदर मोटिवेशन आ रहा है, अभिप्रेरणा आ रही है अंदर से, तो क्या है प्रयोग करने की क्षमता, यानी वो अब कोई नई चीज क्रिएट करने के लिए पीछे नहीं हटेगा, उसे पता है कि अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे भी तो कुछ अगर गलत होगा कोई बात नहीं, फिर से प्रयोग करेंगे, तो ये सारी चीजें क्या है उसके अंदर डेवलप हो रही है। पर्यावरण संबंधी ज्ञान उसे होगा और अधिगम का स्थायीकरण होगा। अब आते हैं दोष की, तो इसका दोष है कि बच्चा गहन अध्ययन नहीं कर सकता। दूसरी अगर हम बात करें तो समय, ऊर्जा, धन अधिक खर्च होता है कि अगर प्रोजेक्ट दिया गया है तो उस पर अगर बच्चा वर्क कर रहा है तो उसमें पैसा भी जा रहा है, समय भी ज्यादा लग रहा है और बच्चे की एनर्जी भी ज्यादा लग रही है, तो ये क्या है इसका दोष है। तीसरा बात करें तो जो भी टीचर्स हैं उनका क्या है कुशल होना, एक तरीके से कह सकते हैं एक्सपीरियंस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टीचर्स अच्छे नहीं होते हैं तो वो बच्चों को क्या गाइड करेंगे। तो ये जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग क्या है टीचर्स को बहुत ज्यादा एक तरीके से एक्सपीरियंस होना चाहिए और उनके अंदर जो स्किल है वो बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप होनी चाहिए, जिससे कि वो बच्चों को जो गाइडेंस दे वो
मतलब अच्छी होनी चाहिए, उचित गाइडेंस मिलनी चाहिए बच्चों को। इसीलिए यहाँ पे ये टीचर्स की, अच्छे टीचर्स की, जो भी हम कह सकते हैं ट्रेंड टीचर्स की बात कर रहे हैं। अच्छी पुस्तकों का अभाव है, यानी ऐसी बुक्स होती हैं जिसमें लैंग्वेज इतनी टफ लिखी होती है कि बच्चों को समझ नहीं आती, इसलिए बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं। तो ऐसी बुक्स होनी चाहिए जिनकी लैंग्वेज आसान होनी चाहिए और वो बड़े प्रिंट में या फिर बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग, जिस स्तर का बच्चा है उसके अकॉर्डिंग बुक्स होनी चाहिए। अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, यानी जो भी बच्चे ने जैसे प्रोजेक्ट में वर्क किया है, या हम कह सकते हैं कोई भी एक, जैसे हम अवेयरनेस को ही ले लेते हैं, जागरूकता को ही ले लेते हैं कि उन्होंने कोई काम किया या उससे रिलेटेड टीचर्स को लिख दिया, तो उस पर वो दोबारा से प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उस बात को, उस काम को, उस प्रोजेक्ट के जो कार्य है उसको दोबारा से दोहराया नहीं जा सकता। इसीलिए कह रहे हैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, और जब वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो हो सकता है कि वो भूल जाए, है ना। तो इसीलिए ये इस बात को भी डिनोट करता है जो हमारा, इसलिए ये इसका दोष है कि इसकी पुनरावृत्ति दोबारा नहीं हो सकती, दोबारा से रिवाइज नहीं किया जा सकता है जो हमारा प्रोजेक्ट जो भी दिया गया है बच्चों को। अब बात करें तो शिक्षक अपना ज्ञान या कौशल छात्रों को नहीं सिखा सकता, क्योंकि बच्चा खुद से इनिशिएट करके सीख रहा है, खुद से सीख रहा है, तो टीचर के पास जो नॉलेज है, जो स्किल है, वो बच्चों को नहीं सिखा सकता, क्योंकि यहाँ पे टीचर केवल एक सुगमकर्ता का काम कर रहा है और बच्चे खुद से करके सीख रहे हैं, तो टीचर के पास जो नॉलेज है वो बच्चों तक अच्छे से नहीं पहुंचती है। देखिए, जो हमारी योजना विधि है उसकी विशेषताओं में आप क्या लिखेंगे, जो हमने गुण समझे हैं उसी को आप क्या लिख देंगे, विशेषताओं में लिख देंगे। समझ में तो आपको आ ही गया होगा कि योजना विधि क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है। जरूरी नहीं है बिल्कुल एज इट इज लिख दे, अपने आपके थॉट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी मैटर करती है कि आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो गुण हमने अभी समझे, देखिए बार बार उन्हीं चीजों को पढ़ना देखना जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा ऐसे ही छाप दिया जाए। तो आप क्या करेंगे, जो हमने गुणों में समझा है, क्योंकि एक साथ नहीं पूछे जाते हैं, जो हमने अभी गुण समझे हैं उन्हीं को हम कहां लिख देंगे, विशेषताएं पूछी जाएंगी तो उसमें लिख देंगे। आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक मैंने बताया है वो समझ आया होगा, और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हो और आपकी हेल्प हो पा रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां जाके टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम थोड़े से प्रीवियस ईयर को भी सॉल्व करेंगे, तो आराम से उसके जो पीडीएफ होंगे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। मटेरियल आप यहां से देखिए, और जो प्रीवियस ईयर है उनकी जो पूरी डिटेल में जो सॉल्वेशन है उसके साथ में मैं आपको दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं जितने भी प्रीवियस ईयर हैं। और कोई अपडेट होगी बीएड से रिलेटेड तो मैं आपको देती रहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।